तुम लोगों को शराफत और नेकी का झांसा दिया और खुद अय्याशी कर रहा है। क्या तुम्हें माल गनीमत मिला है? अंधेरे में सैकड़ों ऊंटों पर लाद कर काहरा रवाना कर दिया गया है, जहां से दमिश्क और बगदाद चला जाए लगा। सूडानी लश्कर को सुल्तान नहित्ता करके गुलामों में बदल देना चाहता है, फिर अरब से फौज आ जाएगी और तुम मिस्री भी गुलाम हो जाओगे। इस ईसाई की हर एक बात फखर अल मिस्री के दिल में उतरती जा रही थी। असर बातों का नहीं, बल्कि मोबी के हसन और हशीश का था। ईसाइयों ने यह हरबा हसन बिन सबा के हशीशियन से सीखा था। मोबी को बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि यह सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि एक मिस्री इसके ताक़ुब में इसके दाम में आ जाएगा। उन्हें मालूम हो गया कि फखर मिस्र की जबान के सिवा और कोई जबान नहीं जानता। मोबी ने अपने पांचों साथियों को सुनाना शुरू कर दिया कि राबिन जख्मी होने का बहाना करके जख्मियों के खेमे में पड़ा है और उसने कहा है कि नाजी से मिलकर मालूम करो कि इसने बगावत क्यों नहीं किया, इसने अकब से सलाउद्दीन अयूबी पर हमला क्यों नहीं किया, और ये भी मालूम करो कि इसने हमें धोखा तो नहीं दिया। अगर तुम सलाउद्दीन की फौज में शामिल न होते तो ये तुम्हारे साथ शादी कर लेती। ये मुसलमान होने को भी तैयार है, लेकिन कहती है कि उसे अब मुसलमानों पर भरोसा नहीं रहा। फखर ने बेताबी से लड़की को बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ घसीट कर कहा, अगर मैं बादशाह होता तो खुदा की कसम तुम्हारी खातिर तख्त और ताज कुर्बान कर देता। अगर शर्त यही है कि मैं सलाउद्दीन अयूबी की दी हुई तलवार फेंक दूं तो ये लो। इसने कमरबंद से तलवार खोली और नियाम समेत लड़की के कदमों में रख दी। कहा, मैं अब से अयूबी का सिपाही और कमानदार नहीं हूं, मगर एक शर्त और भी है। लड़की ने कहा, मैं अपना मजहब तुम्हारी खातिर तर्क कर देती हूं, लेकिन सलाउद्दीन अयूबी से इंतजाम जरूर लूंगी। क्या उसे मेरे हाथ से कत्ल कराना चाहती हो? फखर ने पूछा। लड़की ने अपने आदमियों की तरफ देखा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिरकार स्टोफर ने कहा, एक सलाउद्दीन अयूबी ना रहा तो क्या फर्क पड़ेगा, एक और सुल्तान आ जाएगा, वो भी ऐसा ही होगा। मिस्रियों को आखिर गुलाम ही होना पड़ेगा। तुम एक काम करो, सोडानियों के सालार नजी के पास पहुंचो और ये लड़की उसके सामने करके उसे बताओ कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी असल में किया है और उसके इरादे किया है। इन लोगों को ये तो इल्म था कि नाजी का सुल्बियों के साथ राब्ता है और मोबी उसके साथ बात करेगी, लेकिन उन्हें इल्म नहीं था कि नाजी और उसके मोतमिद साला रुखफी तरीके से मरवाए जा चुके। इस तक लड़की को ही जाना था, उसका अकेले जाना मुमकिन नहीं था। इत्तफाक से उन्हें फखर अल मिस्री मिल गया, लिहाजा इसको इस्तेमाल करने का फैसला हो गया। ये आदमी चूंकि सुल्तान अयूबी की नजर में आ गए थे, इसलिए भी उसकी नजर में रहना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने मोबी से सुन लिया था कि उनके शोबा जासूसी और तखरीब कारी का सरबरा राबिन इस कैंप में है और फरार होगा, इसलिए वो इसे मदद देने के लिए भी वहां मौजूद रहना चाहते थे। उनके इरादे मालूम नहीं किए थे। सलाउद्दीन अयूबी पर चलाया हुआ उनका तीर खता गया तो उन्हें सुल्तान अयूबी के सामने ले जाया गया था। उनका बहरूप और ड्रामा का मियाब रहा, लेकिन उनका मिशन तबाह हो गया था। लिहाजा अब वो बदली हुई सूरत हाल और इत्तिफाकात से फायदा अलिफाटनी की कोशिश कर रहे थे। फखर अल मिस्री हुस्न और हशीश के जाल में आ गया था। उसने वापस कैंप में न जाने का फैसला कर लिया था। इसे ये मशवरा दिया गया कि वो लड़की को लेकर रवाना हो जाए। उन लोगों ने इसे अपना एक ऊंट दे दिया, पानी का एक मशकीजा दिया और थैले में खाने का बहुत सारा सामान डाल दिया। इन अशिया में कुछ ऐसी थीं जिनमें हशीश मिली हुई थी। मोबी को इनका इल्म था। फखर को एक चुगा और ताजिरों वाली दस्तार पहना दी गई। लड़की ऊंट पर सवार हुई, इसके पीछे फखर सवार हो गया और ऊंट चल पड़ा। फखर गर्दो पेश से बेखबर था और वो अपने माजी से भी बेखबर हो गया था। सिर्फ ये एहसास इस पर गालिब था कि रोए जमीन की हुसैन तरीन लड़की उसके कब्जे में है, जिसने सुल्तान को टेकर कर उसे पसंद किया है। फखर ने मोबी को दोनों बाजुओं में लेकर उसकी पीठ अपने सीने से लगा ली। मोबी ने कहा, तुम ईसाई कमानदारों और अपने सुल्तान की तरह वहशी तो नहीं बनोगे। मैं तुम्हारी मलकियत हूं।
जो चाहो करो मगर मैं फिर तुमसे नफरत करूंगी। कहो तो मैं ऊंट से उतर जाता हूं। फखर ने इसे अपने बाजुओं से निकाल कर कहा, मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम मुझे दिल से चाहती हो या महज मजबूरी के आलम में मेरी पनाह ली है। पनाह तो मैं इन ताजिरों की भी ले सकती थी। मोबी ने जवाब दिया, लेकिन तुम मुझे इतने अच्छे लगे कि तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। इसने जज्बाती बातें करके फखर के असाब पर कब्जा कर लिया और रात गुजरती चली गई। सफर कम व बेश 5 दिनों का था, लेकिन फखर अल मिस्री आम रास्तों से हट कर जा रहा था क्योंकि वो भगोड़ा फौजी था। मोबी को नींद आने लगी। उसने सर पीछे फखर के सीने पर रख दिया और गहरी नींद सो गई। ऊंट चलता रहा, फखर जागता रहा। सलाउद्दीन अयूबी सुबह की नमाज पढ़कर फारिग हुआ ही था कि दरबान ने इत्तला दी कि अली बिन सुफियान आया है। सुल्तान दौड़कर बाहर निकला। इसके मुंह से अली बिन सुफियान के सलाम के जवाब से पहले ये अल्फाज निकले, उधर की क्या खबर है? अभी तक खैरियत है, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, मगर सूडानी लश्कर में बेइत्मीनानी बढ़ती जा रही है। मैंने इस लश्कर में अपने जो मुखबिर छोड़े थे उनकी अतलाहवी से पता चलता है कि उनके किसी एक भी कमानदार ने क़ियादत संभाल ली तो बगावत हो जाएगी। सलाउद्दीन अयूबी उसे अपने खेमे में ले गया। अली बिन सुफियान कह रहा था, नाजी और उसके सरकर्दा सालारों को तो हमने खत्म कर दिया है, लेकिन वो मिस्री फौज के खिलाफ सूडानियों में नफरत का जो जहर फैला गए थे, इसका असर जर्रा भर कम तुम्हें हुआ। उनकी बेइत्मीनानी की दूसरी वजह उनके सालारों की गुमशुदगी है। मैंने अपने मुखबिरों की ज़बानी ये खबर मशहूर करा दी है कि उनके सालार बुहेरा रोम के महाज पर गए हुए हैं, मगर अमीर मोहतरम अमजई शक होता है कि सूडानियों में शकूक पाए जाते हैं। जैसे उन्हें इल्म हो गया है कि उनके सालारों को कैद कर लिया गया है और मार भी दिया गया है। अगर बगावत हो गई तो मिस्र में हमारे जो दस्ते हैं वो इसे दबा सकेंगे। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, क्या वो 50,000 तजुर्बा कर फौज का मुकाबला कर सकेंगे? मुझे शक है। मुझे यकीन है कि हमारी कलील फौज सूडानियों का मुकाबला नहीं कर सकेगी। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं इसका बंदोबस्त कर आया हूं। मैंने आली मकाम नूरुद्दीन जंगी की तरफ 2 तेज रफ्तार कासिद भेज दिए हैं। मैंने पैगाम भेजा है कि मिस्र में बगावत की फिजा पैदा हो रही है और हमने जो फौज तैयार की है वो थोड़ी है और इसमें से आधी फौज महाज पर है। मुतवक्का बगावत को दबाने के लिए हमें कुमक भेजी जाए। मुझे अलिफादेर से कुमक की उम्मीद कम है। सुल्तान अयूबी ने कहा, परसों एक कासिद यह खबर लाया था कि जंगी ने फरीनकों पर हमला कर दिया था। यह हमला उन्होंने हमारी मदद के लिए किया था। फरीनकों के उमरा और फौजी कादा बैन बुहेरा रोम में सलीबियों के इत्तेहादी बेड़े में थे और फरीनकों की कुछ फौज मिस्र में दाखिल होकर अकब से हमला करने और हमारे सूडानी लश्कर की पुष्ट पनाही के लिए मिस्र की सरहद पर आ गई थी। मोहतरम जंगी ने उनके मुल्क पर हमला करके उनके सारे मंसूबे को एक ही वार में बर्बाद कर दिया है और शाह फरीक के बहुत से इलाके पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने सलीबियों से कुछ रकम भी वसूल की है। जज्बाती लहजे में बोला सुल्तान जंगी के कासिद की जबानी, वहां के कुछ ऐसे हालात मालूम हुए हैं जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। क्या अब सलीबी अलिफादेर यलगार करेंगे? अली बिन सुफियान ने पूछा। मुझे सलीबियों की यलगार की जर्रा भर परवाह नहीं। सुल्तान अयूबी ने जवाब दिया, परेशानी यह है कि कुफार की यलगार को रोकने वाले शराब के मिटकों में डूब गए हैं। इस्लाम के कले के पासबान हरम में कैद हो गए हैं। औरत की जुल्फों ने उन्हें पाबा जंजीर कर दिया है। अली चचा असदुद्दीन शेर को इस्लाम की तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। काश वो आज जिंद होते। दान जंग में मुझे वही लाए थे। हमने दस्ते की कमान की है। मैं उनके साथ सलीबियों के मुहासरे में 3 महीने रहा हूं। मुझे शेर को हमेशा सबक दिया करते थे कि घबराहट और खौफ से बचना, ताईद इज़्ज़ती और रज़ाए इलाही का कायल रहना और इस्लाम का इल्म बुलंद रखना। मैं शेर को की कमान में मिस्रियों और सलीबियों की मुश्तरक फौज के खिलाफ भी लड़ा हूं। सिकंदरिया में मुहासरे में रहा हूं। शिकस्त मेरे सर पर आ गई थी। मेरे मुट्ठी भर अस्करी बद दिल होते जा रहे थे।
میں نے کس طرح ان کے حوصلے اور جذبے تر و تازہ رکھے، یہ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ چچا شیرکو نے حملہ آور ہو کر محاصرہ توڑا۔ تم یہ کہانی اچھی طرح جانتے ہو، ایمان فروشوں نے کفار کے ساتھ مل کر ہمارے لیے کیسے کیسے طوفان کھڑے کیے، مگر میں گھبرایا نہیں، دل نہیں چھوڑا۔ مجھے سب کچھ یاد ہے۔ سلطان علی بن سفیان نے کہا، اس قدر مرکہ آرائیوں اور قتل و غارت کے بعد توقع تھی کہ مصری راست پر آ جائیں گے، مگر ایک غدار مرتا ہے تو ایک اور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ غدار کمزور خلافت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اگر فاطمی خلافت حرم میں گم نہ ہو جاتی تو آج اب صلیبیوں سے یورپ میں لڑ رہے ہوتے، مگر ہمارے غدار بھائی انہیں سلطنت اسلامیہ سے باہر نہیں جانے دے رہے۔ جب بادشاہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں تو رعایا میں سے بھی کچھ لوگ بادشاہی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں، وہ کفار کی طاقت اور مدد حاصل کرتے ہیں۔ ایمان فروشی میں وہ اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے عزائم اور اپنی بیٹیوں کی عصمتوں تک کو بھلا دیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ انہی لوگوں سے ڈر آتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اللہ نہ کرے اسلام کا نام جب بھی ڈوبا مسلمانوں کے ہاتھوں سے ڈوبے گا۔ ہماری تاریخ غداروں کی تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ یہ رحمان بتا رہا ہے کہ ایک روز مسلمان جو برائے نام مسلمان ہوں گے اپنی سرزمین کفار کے حوالے کر دیں گے۔ اگر اسلام کہیں زندہ رہا تو وہاں مسجد میں کم اور قہبہ خانے زیادہ ہوں گے۔ ہماری بیٹیاں صلیبیوں کی طرح بال کھلے چھوڑ کر بے حیا ہو جائیں گی۔ کفار انہیں اسی راستے پر ڈال رہے ہیں، بلکہ ڈال چکے ہیں۔ اب مصر سے پھر وہی طوفان اٹھ رہا ہے۔ علی اتم اپنے محلے کو اور مضبوط اور وسیع کر لو۔ میں نے اپنے رفیقوں سے کہہ دیا ہے کہ دشمن کے علاقوں میں جا کر شبخون مارنے اور خبریں لانے کے لیے تنومند اور ذہین جوانوں کا انتخاب کرو۔ صلیبی اس محاذ کو مضبوط اور پرسر بنا رہے ہیں، تم فوری طور پر جاسوسی کرو۔ جنگ کی تیاری فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ سمندر سے کئی ایک صلیبی بچ کر نکلے ہیں۔ ان میں زیادہ تر زخمی ہیں، اور جو زخمی نہیں وہ کئی دن سمندر میں ڈوبنے اور تیرنے کی وجہ سے زخمیوں سے بدتر ہے۔ ان سب کا علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ میں نے سب کو دیکھا ہے، تم بھی انہیں دیکھ لو اور اپنی ضرورت کے مطابق ان سے معلومات حاصل کرو۔ سلطان نے دربان کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور علی بن سفیان سے کہا، کل کچھ زخمی اور 6 لڑکیاں میرے سامنے لائی گئی تھیں، سمندر سے نکلے ہوئے قیدی ہیں۔ ان میں ایک پر مجھے شک ہے کہ وہ سپاہی نہیں، رتبے اور عہدے والا آدمی ہے۔ سب سے پہلے اسے 5 تاجر 7 عیسائی لڑکیوں کو ساتھ لائے تھے۔ اس نے علی بن سفیان کو لڑکیوں کے متعلق وہی کچھ بتایا جو تاجروں نے بتایا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے لڑکیوں کو دراصل حراست میں لیا ہے، لیکن انہیں بتایا ہے کہ میں انہیں پناہ میں لے رہا ہوں۔ لڑکیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں، اور پھر ان کا یہ بیان کہ انہیں ایک چلتے ہوئے جہاز میں سے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں اتارا گیا اور کشتی انہیں ساحل پر لے آئی۔ مجھے شکوک میں ڈال رہا ہے۔ میں نے انہیں الگ خیمے میں رکھا ہے اور سنتری کھڑا کر دیا ہے۔ تم ناشتے کے فوراً بعد اس قیدی اور ان لڑکیوں کو دیکھو۔ آخر میں صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، کل دن کے وقت ساحل پر ٹہلتے ہوئے مجھ پر ایک تیر چلایا گیا تھا جو میرے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ اس نے تیر علی بن سفیان کو دے کر کہا، علاقہ چٹانی تھا۔ محافظ تلاش اور تعاقب کے لیے بہت دوڑے، مگر انہیں کوئی تیر انداز نظر نہیں آیا۔ اس علاقے سے انہیں یہ 5 تاجر ملے جنہیں محافظ میرے پاس لے آئے۔ انہوں نے یہ 7 لڑکیاں بھی میرے حوالے کی اور چلے گئے، اور وہ چلے گئے۔ علی بن سفیان نے حیرت سے کہا، اپنے انہیں جانے کی اجازت دے دی؟ محافظوں نے ان کے سامان کی تلاشی لی تھی، سلطان ایوبی نے کہا، ان سے ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے ان پر شک ہوتا۔ علی بن سفیان تیر کو غور سے دیکھتا رہا اور بولا، سلطان اور سراغ رساں کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں پہلے ان تاجروں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو دربان نے اسے کہا، یہ کماندار اطلاع لایا ہے کہ کل 7 عیسائی لڑکیاں قید میں آئی تھیں، ان میں سے ایک لاپتہ ہے۔
क्या सुल्तान को ये इत्तिला देना जरूरी है? ये कोई अहम वाकया तो नहीं कि सुल्तान को परेशान किया जाए। अली बिन सुफियान गहरी सोच में पड़ गया। कमानदार जो इत्तिला देने आया था, इसने अली बिन सुफियान के करीब आकर आहिस्ता से कहा, एक ईसाई लड़की का लापता हो जाना तो इतना अहम वाक़या नहीं, मगर अहम यह है कि फखर अल मिस्री नाम का कमानदार भी रात से लापता है। रात के सुनतरियों ने बताया है कि वो लड़कियों के खेमे तक गया था, वहां से जख्मियों के खेमों की तरफ गया और फिर कहीं नजर नहीं आया। रात वो गश्त पर निकला था। अली बिन सुफियान ने जरा सोच कर कहा, ये इत्तिला सुल्तान तक अभी न जाए। रात के इस वक्त के तमाम सुनतरियों को इकट्ठा करो। जब फखर गश्त पर निकला था, उसने सुल्तान अयूबी के मुहाफिज दस्ते के कमानदार से कहा कि कल सुल्तान के साथ जो मुहाफिज साहिल तक गए थे, उन्हें ला। वो वहीं थे। चारों सामने आ गए तो अली बिन सुफियान ने उन्हें कहा, कल जहां तुमने ताजिरों और लड़कियों को देखा था, वहां फौरन पहुंचो। अगर वो ताजिर अभी तक वहीं हैं, तो उन्हें हिरासत में ले लो और वहीं मेरा इंतजार करो, और अगर जा चुके हों तो वापस आ। मुहाफिज रवाना हो गए तो अली बिन सुफियान लड़कियों के खेमे तक गया। 6 लड़कियां बाहर बैठी थी और संतरी खड़ा था। अली ने लड़कियों को अपने सामने खड़ा करके अरबी जबान में पूछा, 7वीं लड़की कहाँ है? लड़कियों ने एक दूसरी के मुंह की तरफ देखा और सर हिलाए। अली बिन सुफियान ने कहा, तुम सब हमारी जबान समझती हो। लड़कियां इसे हैरान सा होके देखती रहीं। अली उनके चेहरों और डील डोल से शक में पड़ गया था। वो लड़कियों के पीछे जा खड़ा हुआ और अरबी जबान में कहा, इन लड़कियों के कपड़े आतार कर निगाह कर दो और 12 वहशी किस्म के सिपाही बिला लाओ। तमाम लड़कियां बिदक कर पीछे को मुड़े। 2-3 ने बैक वक्त बोलना शुरू कर दिया। वो अरबी जबान बोल रही थीं। लड़कियों के साथ तुम ऐसा सलूक नहीं कर सकते, एक ने कहा, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं। अली बिन सुफियान की हंसी निकल गई। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक करूंगा। तुमने जिस तरह एक ही धमकी से अरबी बोलनी शुरू कर दी है, अब बगैर किसी धमकी के ये बता दो कि 7वीं लड़की कहाँ है। सब ने लाइल्मी का इजहार किया। अली ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब लेकर रहूंगा। तुमने सुल्तान पर जाहिर किया है कि तुम हमारी जबान नहीं जानती, अब तुम हमारी जबान हमारी तरह बोल रही हो। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? उसने संतरी से कहा, उन्हें खेमे के अंदर बिठा दो। रात के संतरी आ गए थे। फखर अल मिस्री की गश्त के वक्त के सुनतरियों से अली बिन सुफियान ने पूछ कुछ की। आखिर लड़कियों के खेमे वाले संतरी ने बताया कि फखर रात इसे यहां खड़ा करके जख्मियों के टीलों की तरफ गया था। थोड़ी देर बाद उसे इसकी आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? नीचे आओ। संतरी ने अलिफादेर देखा तो अंधेरे में उसे कुछ भी नजर न आया। सामने मिट्टी के टीले पर इसे एक आदमी का साया सा नजर आया और वो साया वहीं गायब हो गया। अली बिन सुफियान फौरन वहां गया। ये टीला साहिल के करीब था। एक जगह से साफ पता चल रहा था कि वहां कोई ऊपर गया है। वहां जमीन पर 2 किस्म के पांव के निशान थे। एक निशान तो मर्द का था, जिसने फौजियों वाला जूता पहन रखा था। दूसरा निशान छोटे जूते का था और जनाना लगता था। जमीन रेतली थी। जनाना निशान जिधर से आया था, अली बिन सुफियान अलिफादेर को चल पड़ा। ये निशान इसे इस खेमे तक ले गए जहां मोबी राबिन से मिली थी। उसने खेमे का पर्दा अलिफाटे अलिफ और अंदर चला गया। इसकी चेहरा शनास निगाहों ने जख्मी कैदियों को देखा। राबिन बैठा हुआ था। उसने अली बिन सुफियान को देखा और फौरन ही कराहने लगा, जैसे इसे दर्द का अचानक दौरा पड़ा। अली ने इसे कंधे से पकड़ कर लिया और खेमे से बाहर ले गया। इससे पूछा, रात को एक कैदी लड़की इस खेमे में आई थी, क्यों आई थी? राबिन इसे ऐसी नजरों से देखने लगा जिनमें हैरत थी और ऐसा तासुर भी जैसे वो कुछ समझा ही ना हो। अली बिन सुफियान ने इसे आहिस्ता से कहा, तुम मेरी जबान समझते हो दोस्त? मैं तुम्हारी जबान समझता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी जबान में जवाब देना होगा। राबिन इसका मुंह देखता रहा। अली ने संतरी से कहा,
उसे खेमे से बाहर रखो। अली बिन सुफियान खेमे के अंदर चला गया और कैदियों से इनकी जबान में पूछा, रात को लड़की इस खेमे में कितनी देर रही थी? अपने आप को अजियत में ना डालो। सब चुप रहे, मगर एक और धमकी से एक जख्मी ने बता दिया कि लड़की खेमे में आई थी और रॉबिन के पास बैठी लेटी रही थी। ये जख्मी समंदर से जहाज से कूदा था। उसने आग का भी और पानी का भी कहर देखा था। वो इतना ज़ख्मी नहीं था जितना खौफजदा था। वो किसी और मुसीबत में पड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने बताया कि उसे ये मालूम नहीं कि रॉबिन और लड़की के दरमियान क्या बातें हुईं और लड़की कौन थी। इसे ये भी मालूम नहीं था कि रॉबिन का ओहदा क्या है। वो इसके सिर्फ नाम से वाकिफ था। उसने ये भी बता दिया कि रॉबिन इस कैंप में आने तक बिल्कुल तंदुरुस्त था। यहां एका वो इस तरह कराहने लगा जैसे इसे अचानक किसी बीमारी का दौरा पड़ गया हो। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।